आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आप तो न्यूज़ की बैठकी। आज की बैठकी में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं पंडित राज शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने दावेदारी की थी महानगर अध्यक्ष के लिए, लेकिन इस समय दिनेश दद्दा महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो चीज़ अलग हटा दी जाए और बात की जाए प्रदेश की और देश की राजनीति की, तो राज शर्मा अपनी बात को पूरी दमदारी के साथ और बेबाकी के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं। हम इनसे प्रदेश के मुद्दे पर और देश के मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही साथ बरेली की राजनीति पर भी बात करेंगे। तो आज की बैठकी में हमारे साथ हैं राज शर्मा। मिलते हैं राज शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है बैठकी में आपका। धन्यवाद दानिश भाई। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से बरेली की राजनीति चल रही है इन दिनों, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति है, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। और पार्टी के लोग होते हैं तो कहीं पे जाके हम एक जगह जाके हम लोग सब एक होते हैं। और कभी कभी आदमी कहता है ठीक है, किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है उसको बुरा लगता है, और किसी को कोई चीज़ मिल जाती है ये अच्छा लगता है। ये एक विधि का विधान है। शायद मुझे लगता है जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। हो सकता है कुछ आगे के लिए लिखा होगा, बेहतर होगा। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को लेकर लगातार बातें की और अब उन्होंने बरेली के जिलाध्यक्ष के तौर पे एक ओबीसी चेहरा दिया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक और चीज़ बता दूं, कभी जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष किसी भी पार्टी के हो, उनसे देश की दिशा दशा नहीं बदली जा सकती। ये सिर्फ कहने की बात है। ये जब बना देते हैं कि हमने ओबीसी से बनाया, ओबीसी के लिए। मैं एक बात यही पूछ लूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सोमदत्त शर्मा बनाया गया, उनका ओबीसी की जाति के लिए क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। बस सिर्फ बना दिए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। मगर मेरा ये मानना है कि जनता से नीचे तबके तक, ग्रास रूट तक, अगर किसी का मान लो जिस व्यक्ति का संपर्क हो, अगर वो ऐसे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष किसी भी पार्टी के लिए हो, बनते हो, तो मुझे लगता है कि देश के लिए फायदा हो सकता है। आप इसलिए बना दो कि वो पिछड़ी जाति का बनाना है, इसलिए बना दो कि ब्राह्मण बनाना है, इसलिए बना दो कि मुस्लिम बनाना है, मुझे लग रहा है इससे कोई प्रदेश हो, कोई पार्टी हो, इसका कोई भला होने वाला नहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार बयानबाजी चल रही है, लगातार कंट्रोवर्सी वाली बयानबाजी हो रही है, बहुत से ऐसे बयानवीर हैं जो लगातार कंट्रोवर्सी वाले बयान देते हैं, तो क्या इस तरह के बयानों से यूपी की राजनीति को कुछ फर्क पड़ता है? मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि सन 2014 से पहले हर नेता की आंख एक किरदार जीता था और उसकी आंखों में लज्जा होती थी। 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उसका 90% इन्हीं पार्टी के नेताओं की आंखों की लज्जा मर गई। और जो मुंह का है, मुंह में कोई एक बंदिश नहीं रखते हैं। मैं ये समझता हूँ बयान देने से पहले सोचना चाहिए, और नेता वही अच्छा है जो बोले, जो सोचता हो, जो करता हो, जो बोलता हो, उन तीनों का सामंजस्य बैठ जाए, तब तो वो नेता अच्छी बात कह रहा है, वरना नहीं। और आज की टाइम में क्या है कि देखिए, अच्छी बात अगर मान लो आप अच्छी बात करोगे तो अच्छी बात को लोगों को पसंद नहीं है। आप बुरी बात लिखोगे और बोलोगे तो वो लोग पसंद करते हैं। तो ठीक, नेता को भी तो अच्छा लगता है ना। आप किसी शिक्षक को नहीं बुलाना चाहोगे। आज उसने किसी ने औरंगजेब की कब्र का दे दिया, आबू आजमी, पूरा मीडिया हिंदुस्तान का औरंगजेब की उस पर ही डिबेट कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ इसका जिम्मेदारी तो चैनल्स भी हैं, मीडिया भी है। भाई अच्छी बातों को लगे, अगर मान लो मैं कोई गलत बात बोलता हूँ, मेरी बातों को उजागर ना करें, तो मेरा ये मानना। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, किसी भी नेता को बहुत अच्छे सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि आज के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि आप आने वाले जनरेशन के हीरो होते हो, आपके फॉलोअर्स होते हैं। और मुझे लग रहा है कि आजकल नेताओं के फॉलोअर्स घटे हैं। पहले जब होती थी, नेता होते थे और कांग्रेसों की सरकार होती थी, तो बच्चे ये कहते थे मुझे उस नेता जैसे बनना है। मगर मैं दावे के संग कह सकता हूँ दानिश भाई, आपको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, कोई बच्चा किसी भी पार्टी के नेता की तरह बनना नहीं चाहता। बात औरंगजेब की आई है, जिस तरह से आपने मीडिया के लिए कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है, तो मीडिया भी तो वही दिखाती है जो आप लोग बोलते हैं, जो आप अपना एक लेके आते हैं कि साहब हम ये बोल रहा है, इस तरह से लेके आएंगे, तो जनता को दिखाना भी जरूरी होता है कि आपने क्या बोला है। नहीं, देखिए, मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं, मैं सकारात्मक रवैया का व्यक्ति हूं। मेरा इस बात को मानना है कि आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक इंसिडेंट हो जाते हैं। अगर उन्होंने गलत किया, कोई भी बयान ना चलते,
अगर वो टीवी ना चलाता मुझे नहीं लगता कि वो किसी को पता चलता और कुछ होता। अच्छी बातें दिखाई है दुनिया में बहुत कुछ। अब तो खैर मुझे लग रहा है कि भारत में नेताओं का चलन हो गया है कि जो चाहे रामचरितमानस को गाली दे दे, जो चाहे रोजों पे बोल दे, जो चाहे औरंगजेब पे बोल दे। मेरा मानना है इससे कुछ नहीं चलेगा। हमारा देश है, हमारे देश में आने वाले नौनिहालों के लिए सोचना चाहिए। अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी गाजियाबाद में बीजेपी का विधायक रामचरितमानस लेके चल रहा, सनातन धर्म की सरकार कहने वाले सनातन धर्म के विधायक के हाथ में रामचरितमानस, और वहाँ पे सीओ या जो भी अफसर थे वो उनको मार दे, ये कौन सा है? तो उन्होंने भी तो चैलेंज दे दिया कि ठीक है, आप जगह तय कर लीजिए, कमिश्नर आ जाएं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो गोली उनकी होगी, सीना हमारा होगा। उन्होंने भी तो चैलेंज दे दिया। एक और मेरी बात सुनिए, देखिए वो जनता के प्रतिनिधि हैं और वो कलश यात्रा निकालते हैं, और वहाँ उन्होंने एक बात और भी कही है। उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ पे रोज़ा भी कर सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं, कोई अनुमति नहीं। और मेरा ये मानना है कि धार्मिक जो भी अनुष्ठान हो रहे हो उसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अनटिल अनलेस कोई झगड़ा ना हो। मेरा ये मानना है कि चाहे हम, क्योंकि हम यहाँ पे भारत में 7 धर्म के लोग रहते हैं, जब तक हम एक धर्म दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करेगा, मेरा देश विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम एक दूसरे धर्म को अगर गलत कहेंगे, हमारी विदेशों में इज्जत घटेगी, कभी नहीं बढ़ सकती। जिस तरह से संजय निषाद जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़कर और गड्ढे में फेंकवा कर यहाँ तक पहुँचाऊँ। इस तरह के बयानों से क्या आपको लगता है कि प्रशासन में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो एक बात कह दूं, सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। भाई बीजेपी की सरकार के साथी हैं, वो जिसको भी चाहे मार सकते हैं, लेकिन उन्हें ये कहने से पहले भूलना नहीं चाहिए था, एक दरोगा जो वर्दी पहनता है वो खाकी नहीं होती है, वो अशोक की लाट होती है। अगर एक दरोगा जी पे हाथ चलेगा तो वो हिंदुस्तान की लाट पे लगेगा, अशोका पे लगेगा, जिस अशोका की इज्जत और सम्मान विश्व में बड़े बड़े नेता सारे स्टेट हेड करते हैं। मुझे लगता है इसके लिए उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, योगी जी को उनके मंत्री से हटाना चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जब बयान दिया, उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे बात की, वो अपने बयान पर अड़े हैं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया वो सही कहा है और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा फिर करूंगा। ये इसलिए उन्होंने कह दिया क्योंकि वो ये भी जान गए हैं कि यहाँ पब्लिक की भूलने की दशा बहुत जल्दी है, 2-3 दिन के बाद भूल जाएगी और कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे इसका उदाहरण हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। आप कोई भी कर दीजिए, एजिटेशन कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो जानते हैं इसको लंबा खींचो, अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए संजय निषाद कह रहे, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि संजय निषाद को कड़ी से कड़ी सजा मिल जानी चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर लेना चाहिए। जो अशोक की लाट की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी नज़र में किसी का सम्मान नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह से मैंने बयानवीर नेताओं की बात की, संगीत सोम फायरब्रांड नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया, हम काशी और मथुरा में कोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या एक तरह से ये न्यायपालिका के लिए चुनौतीपूर्ण चीज़ नहीं है? देखिए, मेरे हिंदुस्तान की न्यायपालिका इतनी कमज़ोर नहीं कि उसको कोई चुनौती दे दे। मैं अपने देश की न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायपालिका इस संसार की नहीं, सृष्टि की मानता हूँ। और संगीत सोमजाम ने ये बेसिकली मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी नाबालिग लोग हैं। जैसा कि इनके प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया था कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ था, तो अभी 2014 से 2024 हुआ तो 10-11 साल हो रहे, वही उन्होंने नाबालिग वाला ही बयान दिया है। ये बयान देने से कुछ नहीं होता, यहाँ कानून से देश चलता है। वो ये मत भूलें, सरकार से बड़ा कानून है। कोर्ट की जो भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आदरणीय हमारे हैं, वो सरकारों से ऊपर हैं, और अगर उनको आप चेतावनी दोगे तो याद रखिएगा हसर बुरा हो जाएगा। जिस तरह से आपने कोर्ट की बात कही, हाल ही में एक फैसला आया है दुष्कर्म के आरोप को लेकर, जिसमें जज साहब ने कहा है कि पर्सनल प्राइवेट अंग छूना या नाड़ा तोड़ देना रेप की कोशिश नहीं है। इसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही, लगातार कई लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दुष्कर्म पीड़िता के साथ ये न्याय हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो न्यायपालिका से माननीय जज साहब जुड़े हैं, हमें न्यायपालिका के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए और उसकी खिल्ली भी नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कहा तो मुझे लगा इससे बचा भी जा सकता था, इसको ना भी कहा जा सकता तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, जिस घर में महिला की इज्जत नहीं होती, जिस देश में महिला का सम्मान नहीं होता, मुझे लगता है वहाँ पे दिक्कतें आती हैं और वहाँ पे ईश्वरीय शक्ति भी नुकसान पहुँचाती है।
थोड़ा बच सकते थे वो जज साहब। ये गलत बात है, कह दिया। अब उनके जो उन्होंने कहा उस पर हम उंगलियां उठाएं, थोड़ा हम भी गलत क्यों हो जाएं? गलत तो कहा ही है। लेकिन जिस तरह से समय होली अभी गुजरी है, होली के समय पर लगातार बयानबाजी हुई, इस तरह से रंग को लेकर बयानबाजी हुई और ख़रीदारी को लेकर बयानबाजी हुई। अब रमज़ान चल रहे हैं, इस पर भी लगातार कि जो रोज़ा इफ्तार में जाएगा वो हिंदू नहीं रहेगा, या जो होली मनाएगा वो मुस्लिम नहीं रहेगा। इस तरह के जो बयान आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रदेश या देश में पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। पहले जिस तरह से हम लोग गंगा जमनी तहजीब के संदेश वाहक माने जाते थे, पूरे विश्व में हम माने जाते थे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग प्यार से रहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों का जो संदेश है वो विश्व में गलत जा रहा है। तो क्या आपको लगता है इस तरह से बयान होना चाहिए? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयान बिल्कुल गलत बयान है। देश में एकता रहनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क पड़ता है। अब दानी से मैं पंडित राज शर्मा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैरिटी बिगेट्स एट होम। पहले हम सुधर जाएं, फिर दूसरे को सुधारने के लिए गए। और रही बात ये बयानों की कि ये चल रहा है वो चल रहा है, रोज़ा इफ्तारी करोगे तो वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये लोग अगर ना कहें तो सत्ता में कैसे आते? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बस मैं सारी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, बीजेपी के ट्रैप में मत आओ। बीजेपी चाहती है ट्रैप पे हो जाए। और आज की तारीख में आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं बीच में कहना चाहता था कि अब 2014 के बाद चला है, पहले साधारण इंसान सांप्रदायिक दंगे फैलाता था, अब चलने लगा है। अब देश का लोकसभा सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों, विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों, अब ये लोग दंगा कराना चाहते हैं। और दंगा उनका प्रारूप वही होता है जिस दंगे से उन्हें फ़ायदा पहुंचता हो। मैं ये कहता हूं कि अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है तो ये बताइए मुझे कि उसके आखिरी पायदान पे किसको फ़ायदा पहुंचता है? भारतीय जनता पार्टी को। स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है भाई, इसमें तो नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ मेरे संग खुद घटी है एक चीज़, मेरे यहीं घटी है। मैं फल लेने गया, ये बताइए आप है, उसने अपने वहाँ लिखा हुआ है कि दीपक फ्रूट, और मुझे वो अंगूर देता है 160 रुपये, बगल वाला 130 रुपये बेच रहा है। 70 रुपये पपीता देता है, बगल वाला मुस्लिम 50 रुपये बेच रहा है। मेरे लिए किस बात का वो हिंदू और दूसरा किस बात का मुसलमान? मुझे जहाँ सस्ती चीज़ मुहैया होगी मैं उसी से लूँगा। मैं धर्म नहीं देखना पसंद करता हूँ। और एक और बात है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, भगवान जी को कपड़ा हम पहनाते हैं मुस्लिम के द्वारा बना हुआ, और मुस्लिम के होटल में खाना नहीं खाएंगे। हाँ, एक बात कहता हूँ, कुछ आप लोग मुस्लिम समुदाय में भी कुछ मौलवी लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। जब वो ये कह देते हैं नहीं मुसलमान उनको वोट देगा जो बीजेपी को हराएंगे, ये संदेश से गलत चला जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि खास तौर मुस्लिम समुदाय से भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में नहीं आता है। ये देश की अखंडता को ख़त्म करने के लिए पूर्ण रूप से जोरी से अपनी कोशिश करती है। हम लोगों को संभल के चलना चाहिए। अगर हम समझदारी से काम चलें तो ऐसे ये देश के दुश्मन है बेसिकली। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी पर बरेली में, हम लोग बरेली से हैं, तो जिस तरह से केस दर्ज हुए और उनके लिए तारीखें पड़ी, उनके वकील यहाँ पर आके जवाब दे के गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि देश का एक जो बड़ा नेता है उसके लिए जो जगह जगह लगातार मुकदमे दर्ज करने की बात होती है, तो आपको क्या लगता है क्या ये सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए है या फिर कुछ मुद्दा होता भी है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं एक बात कह रहा, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचती है इस मामले में, और मैं इस बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता, मैं उन छोटे नेताओं को तुल नहीं देना चाहता जो गांधी के बारे में 10 पन्ने नहीं पढ़ पाए, नेहरू जी के बारे में 10 पन्ने नहीं पढ़ पाए, और अगर रास्ते में किसी चौराहे में भूसे के ट्रक से कोई होमगार्ड 20 रुपये ले रहा हो, उसे टोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मेरे देश में अभागे से ये हो रहा है कि वो नेता गांधी जी को, नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में बातें करता है। ये चलन भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म होना होगा, क्योंकि अगर वो 2 सीटों से 300 सीटों में आ सकते हैं तो हम लोग तो 100 सीट है आज, हम कितनी जा सकते हैं? समय आएगा, अब वेट करिए। तो ये थे हमारे साथ राज शर्मा जी, जो पूरी बेबाकी से कांग्रेस की बात रख रहे थे, समाज की बात रख रहे थे, और लगातार इन्होंने कहा कि देश जो है संविधान से चलेगा, देश सामाजिक एकता से चलेगा। तो लगातार ऐसे ही बैठकी में बने रहिए हमारे साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।